हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इटली के एकीकरण के बारे में। इटली के एकीकरण सबसे पहले अपन इटली की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। ये इटली का पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, तो इटली के सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर में इटली के क्या था, आल्प्स पर्वत था। और ये इटली के उत्तर पूर्व में था लोम्बार्डी व वेनेशिया। और इस पे किसका शासन था, ऑस्ट्रिया का शासन था। ऑस्ट्रिया का शासन किस पे था, लोम्बार्डी था। लोम्बार्डी व वेनेशिया पे इसकी भौगोलिक विशेषता समझ लीजिए, आगे आपको बहुत मदद करेगी ये। इसके बीचों बीच में रोम स्थित था, इटली के बीचों बीच में रोम। और इटली के उत्तर पश्चिम में था पीडमांड व सार्डिनिया। उत्तर पश्चिम में था पीडमांड व सार्डिनिया। इसके दक्षिण पूर्व में था परमा, मेडोना व टस्कनी। और इस पर हैप्सबर्ग ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। हैप्सबर्ग ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। इटली के दक्षिण में था नेपल्स व सिसिली का शासन था। नेपल्स व सिसिली नामक दो छोटे छोटे राज्य थे। फिर उधर बात करते हैं अपन सार्डिनिया का शासक चार्ल्स एल्बर्ट व इसके बाद विक्टर एमुनुअल सेकंड था। और ये सेवोय वंश के शासक थे। कौन सा वंश था, सेवोय वंश। अपन बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का उदय फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने कहा था कि इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। मेटरनिक के अनुसार इटली का एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध है, एक शहर दूसरे शहर के विरुद्ध है तथा एक आदमी दूसरे आदमी के विरुद्ध है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ये बात किसने कही थी कि इटली का एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध है, एक शहर दूसरे शहर के विरुद्ध है तथा एक आदमी दूसरे आदमी के विरुद्ध है। तो ये बात कही थी मेटरनिक के द्वारा कही गई थी। अगली अपन बात करते हैं मेरियट के अनुसार नेपोलियन पहला व्यक्ति था जिसने इटली को राजनीतिक एकता प्रदान की। ये बात किसने कही थी, मेरियट ने कही थी। क्या कही थी, नेपोलियन पहला व्यक्ति था जिसने इटली को राजनीतिक एकता प्रदान की थी। यूरोप में 1815 से 1848 तक का काल राजनीति में असफलता के काल के नाम से जाना जाता है। यूरोप में यह काल प्रतिक्रियावाद या रूढ़िवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछ सकता है कि यूरोप में प्रतिक्रियावाद या रूढ़िवाद का काल कब से लेकर कब तक था। तो ये था 1815 से 1848 तक था। प्रतिक्रियावाद का काल भी पूछ सकता है या फिर रूढ़िवाद का काल भी पूछ सकता है। तो 1815 से 1848 तक का शासनकाल था। यूरोप में यह काल प्रतिक्रियावाद व रूढ़िवाद के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इटली के एकीकरण में बाधाएं। इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या क्या थी। सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी व वेनेशिया पर अधिकार कर रखा था। काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को इटली का प्रथम शत्रु कहा था। तो मैंने बताया था आपको लोम्बार्डी व वेनेशिया, ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी व वेनेशिया पर शासन कर रखा था। ये रहे लोम्बार्डी व वेनेशिया, इस पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। इसके बाद अपन बात करते हैं इटली में विदेशी प्रभुत्व। इटली के मध्य भाग में पोप की सत्ता थी। जैसे आप सबको पता है कि पूरे यूरोप का जो प्रधान पोप होता है वो रोम में होता है। और रोम इटली के एकदम बीचों बीच में था। तो पोप की सत्ता कहाँ पे थी, रोम में थी, इटली के मध्य में थी एकदम। और पोप कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देना चाहता था। नंबर 3 बाधा थी, इटली उत्तर मध्य दक्षिण 3 हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तर, मध्य और दक्षिण 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इन तीनों स्थानों पर अलग अलग वंश का शासन था। सामंत वर्ग, चौथी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी सामंत वर्ग। सामंत इटली में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। अब जो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, कार्बोनेरी संस्था। यह एक गुप्त संस्था थी जिसकी स्थापना 1810 में नेपल्स में की गई थी।
कार्बोनेरी संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1810 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? नेपल्स में की गई थी। अब अगली बात आती है कार्बोनेरी का तात्पर्य। कार्बोनेरी का तात्पर्य क्या होता है? कोयला झोंकने वाली संस्था। कार्बोनेरी का तात्पर्य है कोयला झोंकने वाली संस्था। कार्बोनेरी के उद्देश्य क्या कहते हैं? कार्बोनेरी संस्था स्थापित की तो इसके तो पहला उद्देश्य था इटली में राष्ट्रवाद का विकास करना। नंबर 2 था न केवल इटली बल्कि इटली के बाहर भी एकीकरण हेतु समर्थन प्राप्त करना। नंबर 3 था वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। अगला नंबर आता है नंबर 2, जो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व था वो था युवा इटली नामक संस्था की स्थापना। तो युवा इटली नामक संस्था की स्थापना 1831 में मैजिनी के द्वारा की गई थी। मैजिनी का मानना था कि नवयुवक भी इटली का एकीकरण कर सकते हैं, इसलिए मैजिनी ने 3 नारे दिए। परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों एक हो जाओ, इटली को स्वतंत्र करो। मैजिनी के द्वारा नियो गल्फ मूवमेंट चलाया गया था। मैजिनी के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया था? नियो गल्फ मूवमेंट चलाया गया था मैजिनी के द्वारा। याद रख लेना, ये पूछ सकता है कि मैजिनी के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया था। तो मैजिनी के द्वारा चलाया गया था नियो गल्फ मूवमेंट, जिसके तहत पोप के सानिध्य में इटली का एकीकरण किया जाए, क्योंकि मैजिनी का मानना था कि धर्म में वह शक्ति है जो लोगों को नज़दीक ला सकती है। मैजिनी ने इटली की जनता से कहा था, संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर अन्य किसी चीज़ के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि इटली एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र बनकर ही रहेगा। इसके बाद अलावा भी 2 संस्था के अलावा और कौन कौन सी संस्था थी? नंबर 3 थी फैक्रिटी संस्था। फैक्रिटी संस्था की स्थापना पीडमांट में हुई थी। फैक्रिटी संस्था की स्थापना कहाँ पे हुई थी? पीडमांट में। उसके बाद अगली आती है अडेल्फी संस्था। इसकी स्थापना हुई थी लोम्बार्डी में। अडेल्फी संस्था इसकी स्थापना हुई थी लोम्बार्डी में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं भूमि सुधारों के बारे में। इटली में सर्वप्रथम भूमि सुधार का कार्य नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, जबकि काउंट काबूर भी इटली में भूमि सुधार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। काउंट काबूर का जन्म 1810 में ट्यूरिन में हुआ था। काउंट काबूर का जन्म 1810 में ट्यूरिन में हुआ था। काउंट काबूर का जन्म 1810 में ट्यूरिन में हुआ था। ये उदारवादी विचारधारा का समर्थन था। इन्होंने संसदीय प्रणाली का समर्थन किया। काबूर पीडमांट में एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। काबूर के द्वारा इल रिसर्जिमेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इल रिसर्जिमेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। 1848 में काबूर पीडमांट सार्डिनिया के संसद बने थे। 1848 में काबूर पीडमांट में सार्डिनिया के संसद बने थे। 1850 में इन्हें वित्त व उद्योग मंत्री बनाया जाता है तथा 1852 में इन्हें पीडमांट व सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना दिया गया। काबूर एक राजनीतिज्ञ व राजतंत्र के जानकार थे। काबूर वह व्यक्ति था जिसके बिना मैजिनी का आदर्श व गैरिबाल्डी का विस्तार की नीति निरर्थक थी। काबूर यह जानता था कि बिना विदेशी सहायता के इटली का एकीकरण संभव नहीं है और बिना विदेशी सहयोग के ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर नहीं किया जा सकता था। विदेशी सहयोग के ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर नहीं किया जा सकता था। पूर्वी समस्या टर्की के बिगड़ जाने के कारण 1854 में क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में रूस ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया। तुर्की को बचाने के लिए ब्रिटेन व फ्रांस भी आ गया है। काबूर ने ब्रिटेन व फ्रांस की सहायता के लिए अपने सैनिक भेजे। 1856 में पेरिस सम्मेलन आयोजित हुआ। 1856 में पेरिस सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें काबूर ने भी हिस्सा लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काबूर ने
ऑस्ट्रिया को इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक बताया। काबूल इटली के एकीकरण के लिए इंग्लैंड व फ्रांस से सहायता प्राप्त करना चाहता था। वह यह भी जानता था कि इंग्लैंड सहायता नहीं देगा, इसलिए काबूल ने फ्रांस से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। परंतु इसी समय आर्सनी कांड जनवरी 1858 में हो गया। अभी पूछ सकता है कि आर्सनी कांड कब हुआ था, तो जनवरी 1858 में हुआ था। अब ये देखते हैं कि आर्सनी कांड है क्या। जनवरी 1858 में मैजनी के शिष्य आर्सनी ने फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड की हत्या का प्रयास किया। जनवरी 1858 में मैजनी के शिष्य आर्सनी के द्वारा फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इस घटना को आर्सनी कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये आर्सनी कांड कब हुआ था? जनवरी 1858 में हुआ था। क्या हुआ था? मैजनी का एक शिष्य था आर्सनी के द्वारा फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इस घटना को आर्सनी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद सार्डिनिया व फ्रांस के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए, परंतु आर्सनी के द्वारा माफ़ी मांगने के कारण स्थिति पहले जैसी हो गई। अब बात करते हैं प्लोम्बियर्स समझौता, जो हुआ था जून 1859 में, स्थान सार्डिनिया में। प्लोम्बियर समझौता कब हुआ था? 1859 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सार्डिनिया में हुआ था। फ्रांस के नेपोलियन थर्ड व काबूल के मध्य यह समझौता हुआ। फ्रांस के नेपोलियन थर्ड व काबूल के मध्य यह समझौता हुआ। प्लोम्बियर सार्डिनिया के समीप एक स्थान था। प्लोम्बियर सार्डिनिया के समीप एक स्थान था। प्लोम्बियर समझौता के मुख्य बिंदु क्या क्या थे? प्लोम्बियर समझौता जून 1859 में स्थान सार्डिनिया में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड व काबूल के मध्य हुआ था। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे, इनके बारे में देखते हैं अपन। सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होने पर फ्रांस सार्डिनिया को सैनिक सहायता देगा। सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होने पर फ्रांस सार्डिनिया को सैनिक सहायता देगा। परमा, मेडोना व टस्कनी को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाएगा। यहाँ नेपोलियन के भाई जरोम बोनापार्ट को शासक बना दिया जाएगा। नेपल्स व सिसिली पोप के अधीन रहेंगे। लोम्बार्डी व वेनेशिया के क्षेत्र सार्डिनिया को प्राप्त होगा। इस संधि के माध्यम से पीडमॉन्ट सार्डिनिया ने फ्रांस की सहायता प्राप्त कर ली थी। प्लोम्बियर्स की संधि में फ्रांस को नीस व शेवाय का क्षेत्र देने का वादा किया गया था। प्लोम्बियर्स की संधि में फ्रांस को नीस व शेवाय के क्षेत्र देने का वादा किया गया। प्लोम्बियर्स के समझौते के बाद पीडमॉन्ट, सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य निम्न युद्ध लड़े गए। किसके बाद? प्लोम्बियर्स समझौते के बाद। तो कौन से युद्ध थे? मोंटेबेला का युद्ध था, जो 20 मई 1859 में लड़ा गया था। मोंटेबेला। कोलस्टू का युद्ध था 30 मई 1859 को। और उसके बाद हुआ था तीसरा मेवांटा का युद्ध 4 जून 1859 को। 4 जून 1859 कौन सा था? मेवांटा का युद्ध। और इन तीनों ही युद्धों में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था। 24 जून 1859 को पीडमॉन्ट, सार्डिनिया व ऑस्ट्रिया के मध्य सल्फरीनो का निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिसमें ऑस्ट्रिया अंतिम रूप से पराजित हुआ। सल्फरीनो का युद्ध कब लड़ा गया था? 24 जून 1859 को लड़ा हो गया था। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? पीडमॉन्ट, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पीडमॉन्ट व सार्डिनिया की विजय हुई थी और ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ विला फ्रैंका की विराम संधि की।
विलाफ्रैंका की संधि 11 जुलाई 1859 को हुई थी। विलाफ्रैंका की युद्ध कब संधि कब हुई थी? 11 जुलाई 1859 को। यह संधि नेपोलियन थर्ड व ऑस्ट्रिया के फ्रांसिस जोसेफ के मध्य हुई थी। विलाफ्रैंका की संधि 11 जुलाई 1859 को हुई थी। नेपोलियन थर्ड व ऑस्ट्रिया के शासक जोसेफ के मध्य संपन्न हुई थी। विलाफ्रैंका की संधि के मुख्य बिंदु थे: परमा मेडोना व टस्कनी को पुनः स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा। परमा मेडोना व टस्कनी को पुनः स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा। लोम्बार्डी का क्षेत्र सार्डिनिया व वेनेशिया का क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दिया जाएगा। लोम्बार्डी का क्षेत्र सार्डिनिया व वेनेशिया का क्षेत्र लोम्बार्डी का क्षेत्र सार्डिनिया व वेनेशिया का क्षेत्र किसको दिया जाएगा? ऑस्ट्रिया को दिया जाएगा। पोप के अधीन इटली को संघ बनाया जाए। पोप के अधीन इटली को क्या बनाया जाए? संघ बनाया जाए। पोप के दिन इटली को संघ बनाया जाए। काबूर को इस संधि से निराशा हाथ लगी और काबूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विलाफ्रैंका की संधि की पुष्टि ज्यूरिख की संधि के द्वारा होती है। विलाफ्रैंका की संधि की पुष्टि ज्यूरिख की संधि के द्वारा की जाती है। इस संधि में ऑस्ट्रिया व फ्रांस के साथ पीटमांड व सार्डिनिया भी शामिल हुए थे और ज्यूरिख की संधि के साथ ही इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा हुआ। मध्य इटली में जनमत संग्रह। मध्य इटली का एकीकरण कैसे हुआ? जनमत संग्रह के द्वारा हुआ। परमा मेडोना, टस्कनी, बोलोगना व रोमागना में जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। इन क्षेत्रों की जनता पीडमांट सार्डिनिया में मिलना चाहती थी। फलतः मार्च 1860 में इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाया गया और इन कबीले पीडमांट सार्डिनिया में कर दिया गया। नीस व सेवाय में भी जनमत संग्रह हुआ और ये क्षेत्र फ्रांस को दे दिए गए। नीस व सेवाय का क्षेत्र किसको दे दिया गया? जनमत संग्रह के द्वारा फ्रांस को दे दिए गए। गैरिबाल्डी ने नीस व सेवाय के क्षेत्र फ्रांस को दिए जाने का विरोध किया था क्योंकि गैरिबाल्डी का जन्म नीस में हुआ था। विलाफ्रैंका की संधि के बाद फ्रांस जैसा मित्र इटली ने खो दिया। लोम्बार्डी मिलने के बाद इटली में जश्न की स्थिति थी, परंतु लिप्सन के अनुसार जश्न का प्याला अभी होठों से लगा ही था कि गिरकर चकनाचूर हो गया। तो ये शब्द किसने कहते हैं? लिप्सन ने। लिप्सन ने कहते क्या कहते कि जश्न का प्याला भी होठों से लगा ही था कि गिरकर चकनाचूर हो गया। गैरिबाल्डी के द्वारा नेपल्स व सिसिली पर अधिकार कर लिया गया। 1807 में नीस में गैरिबाल्डी का जन्म हुआ था। दक्षिण अमेरिका से गैरिबाल्डी ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रशिक्षण प्राप्त किया। गैरिबाल्डी द्वारा बनाए गए संगठन को लाल कुर्ती दी 1000 कहा जाता है। गैरिबाल्डी द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया था? लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया गया था। गैरिबाल्डी को इटली की तलवार कहा जाता है। गैरिबाल्डी को क्या कहा जाता है? इटली की तलवार कहा जाता है। लाल कुर्ती की स्थापना से पहले गैरिबाल्डी गणतंत्र का समर्थक था, परंतु इस गणतंत्र के बाद गैरिबाल्डी राजतंत्र का समर्थक बन गया। जून 1860 में गैरिबाल्डी ने सिसिली पर अधिकार कर लिया तथा सितंबर 1860 में नेपल्स पर अधिकार कर लिया। गैरिबाल्डी रोम पर अधिकार करना चाहता था, परंतु विक्टर इमैनुअल ने अपनी सेना भेजकर गैरिबाल्डी को नियंत्रित किया। गैरिबाल्डी ने नेपल्स व सिसिली का क्षेत्र विक्टर इमैनुअल को दे दिया। गैरिबाल्डी के द्वारा क्रेपीरा नामक टापू खरीदा गया। यहाँ पर बात करते हैं वेनेशिया की प्राप्ति 1866। यह क्षेत्र प्रसा के सहयोग से प्राप्त हुआ। प्रसा जर्मन राज्यों के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना चाहता था, इसलिए प्रसा ने पीटमांट सार्डिनिया से सहयोग मांगा और बदले में पीटमांट सार्डिनिया को वेनेशिया देने का वचन दिया। 3 जुलाई 1866 को सेडेबा क्रानिगोज की लड़ाई में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और इसी युद्ध के दौरान पीटमांट सार्डिनिया ने वेनेशिया पर अधिकार कर लिया। सेडोबा के युद्ध में वास्तविक रूप से फ्रांस की विजय हुई थी। सेडोबा के युद्ध में वास्तविक रूप से किसकी विजय हुई थी? फ्रांस की विजय हुई थी।
23 अगस्त 1865 को प्राग की संधि के माध्यम से वेनेशिया इटली को मिला। 23 अगस्त 1865 को प्राग की संधि, वेनेशिया किसको मिला? इटली को मिला। कौन सी संधि के द्वारा? प्राग की संधि के द्वारा। कब? 23 अगस्त 1865 को। सेडोवा के युद्ध के बाद यूरोप की राजनीति में प्रसा व इटली का महत्व बढ़ गया। सेडोवा के युद्ध के बाद यूरोप की राजनीति में किनका महत्व बढ़ गया? प्रसा व इटली का महत्व बढ़ गया। रोम की प्राप्ति, प्रसा के सहयोग से इटली को रोम का क्षेत्र मिला था। रोम में कैथोलिक विश्वव्यापी पोप का शासन था, जिसकी सहायता फ्रांस के द्वारा की गई थी। 1 सितंबर 1870 को प्रसा व फ्रांस के मध्य सेडोवा का युद्ध लड़ा गया था। 1 सितंबर 1870 को प्रसा व फ्रांस सेडोवा का युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? प्रसा व फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1 सितंबर 1870 को लड़ा गया था। अतः फ्रांस ने रोम से अपनी सेनाएं वापस बुला ली। सेडोवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। सितंबर 1870 में इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया। सितंबर 1870 में इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया। रोम में जनमत संग्रह करवाया गया और यह जनमत संग्रह इटली के पक्ष में रहा। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। जून 1871 में विक्टर इमैनुअल ने संयुक्त इटली की बैठक रोम में बुलाई और यहाँ इटली की संसद का उद्घाटन कर दिया गया। विक्टर इमैनुअल ने कब बुलाई थी? जून 1871 में बुलाई थी, रोम में बुलाई थी बैठक। मुख्य बिंदु क्या थे इसके, ये देख लेते हैं। वाल्तेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया का साम्राज्य न तो रोमन था, न ही पवित्र था और वास्तव में न ही कोई साम्राज्य था। नंबर दूसरा मुख्य बिंदु था लॉ ऑफ पेपल गारंटीज। इटली की संसद के द्वारा कानून बनाकर पोप के निवास क्षेत्र के आसपास पोप की सत्ता स्वीकार कर ली गई। अब पोप अपने राजदूत भी नियुक्त कर सकता था। मैटरनिक ने कहा था कि अकेले मरने से अच्छा है कि इकट्ठा मरना चाहिए। ये शब्द किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। तो ये आ सकता है कि अकेले मरने के बजाय इकट्ठा मरना चाहिए। ये शब्द किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था, क्योंकि ये क्या चाहता था? एकीकरण करना चाहता था ना, इसलिए ऐसे शब्दों को प्रयोग किया गया था इसके द्वारा। कैटलबी ने कहा था इटली के एकीकरण के दौरान काबूर ने मेजनिक के आदर्श को एक प्रेरणा शक्ति के रूप में तथा गैरिबाल्डी की तलवार को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करके इटली के एकीकरण को यथार्थ की ओर पहुंचाने का कार्य किया। जियोबर्टी के द्वारा डेल प्रिमोटे द सिविल इटली नामक पुस्तक की रचना की गई थी। जियोबर्टी के द्वारा डेल प्रमोटे द सिविल इटली नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें इटली के लोगों को नैतिकता की जानकारी दी गई। मेजनिक के द्वारा द ड्यूटीज ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ये बहुत ही मोस्ट है। मेजनिक के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? ड्यूटीज ऑफ मैन की रचना किसके द्वारा की गई थी? मेजनिक के द्वारा की गई थी। बी.डी. सावरकर ने इस पुस्तक का मराठी भाषा में अनुवाद किया था। सावरकर भारतीय स्वतंत्रता सेना नायक, जिसने कौन सी भाषा में इसका अनुवाद किया था? मराठी भाषा में अनुवाद किया गया था। मेजनिक गणतंत्र का समर्थक था। मेजनिक किसका समर्थक था? गणतंत्र का समर्थक था। मोस्ट है ये। द ड्यूटीज ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई थी? मेजनिक के द्वारा लिखी गई थी और इसका मराठी भाषा में अपने बी.डी. सावरकर के द्वारा अनुवाद किया गया था।